हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं महर्षि अनुराग सर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है महर्षि सर बायोचार, यानी कि बायोलॉजी का आचार। अभी तक मैं आप लोग को केवल सिंपल सिंपल चीजें पढ़ा रहा था, जैसे साइंटिफिक नेम और साइंटिस्टों के नेम, जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले थे। लेकिन आज से मैं क्या करूंगा, आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज नोट्स लेके आऊंगा और आप लोगों को चैप्टर वाइज ही पढ़ाऊंगा। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 12 का, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो हम लोग जानेंगे, वैसे बच्चों का तो ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सही बच्चे जानना चाहते हैं और इसमें जानने में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर किसके बारे में जानेंगे बताइए। तो इसलिए हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, अपने बॉडी ऑर्गन को समझने के लिए, अपने जेनिटल पार्ट को समझने के लिए। ठीक है, हम लोग को ये चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा और ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग बना दूंगा मैं, अगर आप लोग मुझसे जुड़े रहेंगे तो। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको और भी इंटरेस्टिंग तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग को बिल्कुल लर्न हो जाए, क्योंकि एग्जाम में इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो गया या फिर चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो गया, दोनों काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग क्या करिएगा, अपने अपनी नोटबुक उठा लीजिएगा और नोटबुक में मेरे सारे नोट्स लिखते चलिएगा। एनसीईआरटी बिल्कुल लाइन बाय लाइन चलेगी। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखते हैं हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और उसके बाद हम लोग को आज के टॉपिक में हम लोग केवल कवर करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का चैप्टर। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। इसमें हम लोग को इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या कवर करना है, क्या क्या मेन टॉपिक है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम लोग कवर करेंगे और एक एक सीढ़ी ही चढ़ते जाएंगे हम लोग। ठीक है, और एक चैप्टर में केवल एक टॉपिक ही कवर करूंगा मैं, जैसे मान लीजिए आज के चैप्टर में कवर करने वाला हूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसके बाद आप पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फिर गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब है कि कैसे मेल और फीमेल में युग्मक का निर्माण होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मासिक चक्र, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग गर्ल्स की पीरियड्स के बारे में भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट जब मिक्स होते हैं ना तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और ये फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसका पूरा प्रोसेस भी हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका प्रेगनेंसी या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि प्रेगनेंसी फीमेल में कैसी होती है, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है ना वो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे वो होता है। ओके, ये सारा हम लोग इसी चैप्टर में कवर करेंगे और इसको हम लोग 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में लेके आएंगे और लास्ट में आप लोग के लिए महा क्विज होगा, जो आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके नीट के पर्पज से, और बोर्ड एग्जाम में जो एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना उसके पर्पज से काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे चैनल में बने रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, देखिए, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग को इसमें भी मैंने क्या किया, 3 कैटेगरी बना दिया है। देखिए, सबसे पहला है मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि जो मेल होता है उसका मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन सा होता है। ठीक है, उसके बाद एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके सहायक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, फिर एक्सटर्नल जेनेटिलिया, यानी कि बाह्य जननांग कौन से होते हैं मेल में। ओके, फिर नेक्स्ट आपका मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम लोग किसके बारे में पढ़ना है, टेस्टिस के बारे में पढ़ना है, यानी कि पुरुषों के वृषण के बारे में हम लोग को पढ़ना है इसमें। ठीक है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। उसके बाद हम लोग को एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या पढ़ना है, एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। अब पुरुषों के एसेसरी डक्ट्स कौन कौन से होते हैं और एसेसरी ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है।
उसके बाद है आपका एक्सटर्नल जेनेटिलिया, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग को पेनिस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि जो पेनिस होता है वो किसका बना होता है, कैसा होता है, ठीक है, उसका वर्क क्या होता है, ठीक है, ये सारा चीज हम लोग इसी टॉपिक में कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला हम लोग को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देखिए मेरे पीछे सब लिखा हुआ है, आप लोग को नोट्स आप लोग को बनाते चलना है, मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। आप मैं आपको 1 से 2 मिनट का टाइम भी दे दूंगा, जिससे आप लोग क्या करिएगा, नोट्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, और एनसीईआरटी बिल्कुल लाइन बाय लाइन है, बस हम लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। नीट में केवल एनसीईआरटी से ही आपसे सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ में बोर्ड एग्जाम है ना, वो भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा, भले आप यूपी बोर्ड में हो या सीबीएसई बोर्ड में हो, लेकिन एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, यकीन मानिए, और मेरे साथ जुड़े रहिएगा आप लोग एंड तक। चलिए, इसमें देखिए क्या लिखता है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पैल्विक रीजन। अब देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, वो कहां पे होता है, कमर के हिस्से के आसपास, ठीक है, जिसे हम लोग पैल्विक रीजन बोलते हैं ना, पैल्विक यानी कि श्रोणि मेखला के आसपास होता है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सेंटर में होगा श्रोणि मेखला के। ओके, फिर नेक्स्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक पेयर टेस्टिज होता है और साथ साथ में क्या जुड़े होते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसके बारे में हम लोग पीछे वाले टॉपिक में बात कर चुके हैं। ठीक है, एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन से हैं ये आपको अभी आगे बताया जाएगा, एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं ये भी आपको आगे बताया जाएगा, और उसके बाद क्या है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसके बारे में बता चुका हूं कि वो पेनिस होता है। ठीक है, ये सब पैल्विक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन स्क्वाट्रम। ठीक है, टेस्टिस कहां पे होता है, एब्डोमिनल, यानी कि हमारे पेट की जो कैविटी होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्या होते हैं, लटके हुए होते हैं। ठीक है, और किससे ढके होते हैं, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर से ढके होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वाट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वाट्रम कहते हैं उन्हें। देखिए मैं यहां पे आपको बना के दिखाता हूं। ठीक है, देखिए ये जैसे मान लीजिए ये टेस्टिज हो गया, ठीक है, और ये क्या होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर से ढका होता है। ठीक है, आप लोग इधर देखिएगा, ये देखिए दो टेस्टिज हो गए, वन पेयर टेस्टिज हो गया, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर ढका होगा ना, इसी को कहते हैं हम लोग स्क्वाट्रम। मैं एस से लिख दे रहा हूं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्क्वाट्रम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए आप लोग के बुक में टेस्टिस की दो स्पेलिंग देता है, एक TES और एक देता है TES। ठीक है, मैं यहां पे दोनों स्पेलिंग लिख रहा हूं, देखिएगा, TESTI, देखिएगा ये दो स्पेलिंग है, एक TES, ठीक है, और एक है TES। अगर आपको ऐसी स्पेलिंग कहीं भी दी गई हो, तो आप लोग ये मत सोचना कि वो स्पेलिंग सही है, ये स्पेलिंग सही है, या फिर ये गलत है, वो गलत है। ठीक है, ये आप बिल्कुल मत सोचिएगा, दोनों स्पेलिंग राइट है। अगर बात करता है आपकी बुक में सिंगल टेस्टिस की, ठीक है, तो उसकी स्पेलिंग होगी TESTIS। ओके, अगर सिंगल का मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए अगर इस सिंगल की बात करता है, ठीक है, इस सिंगल की स्पेलिंग ये होगी, यानी कि ये वाली स्पेलिंग होगी। अगर दोनों पेयर की बात करता है, ठीक है, तो उसकी स्पेलिंग क्या होगी, ये होगी। ठीक है, सिंगलर प्लूरल जानते हैं ना, वही है। ठीक है, अगर सिंगल की बात करेगा तो उसकी स्पेलिंग TESTIS होगी, और डबल की बात करेगा तो उसकी स्पेलिंग TESTES होगी। ओके, तो हम लोग में क्या होता है, वन पेयर होता है, वन पेयर मतलब टू टेस्टिज होते हैं, इसलिए यहां पे स्पेलिंग लिखा हुआ TESTES। ओके, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, गुड। देखिए नेक्स्ट है, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन, यहां सेम है, ऊपर लिखा था कि टेस्टिस जो होता है एक तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाया जाता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर से ढका होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वाट्रम। और इसका देखिए यहाँ पे दूसरा नाम भी लिखा हुआ है, स्क्वाट्रल सैक। क्या लिखा हुआ है, स्क्वाट्रल सैक लिखा हुआ है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, स्क्वाट्रल सैक और स्क्वाट्रम दोनों एक ही वर्ड हैं, दोनों एक ही है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
द स्कॉटरम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखिए क्या होता है, जो आपका टेस्टिस होता है ना, या सॉरी, जो आपका स्कॉटरम होता है ना, उसका काम क्या होता है, वो टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है, टेस्टिस जो होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर निकले होते हैं, ठीक है, बाहर लटके होते हैं। और लटकने का रीजन आपको पता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, वो कितना होता है, बताइए आप लोग, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 98.6 फॉरेन डिग्री फॉरेनहाइट होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा ना, अगर हमारा जो टेस्टिस होगा ना, वो हमारे अगर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में स्पर्म अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्पर्म को ज्यादा टेम्परेचर नहीं नहीं चाहिए होता है। अगर स्पर्म को ज्यादा टेम्परेचर मिल गया या फिर 37 डिग्री सेल्सियस उसको मिल गया ना, तो स्पर्म क्या होता है, सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और जो बचेंगे ना, या फिर जो बनेंगे, वो क्या होंगे, या तो उनकी संख्या कम हो जाएगी, या तो क्या होगा, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ओके, इसी वजह से क्या होता है, जो टेस्टिस होता है वो ह्यूमन बॉडी के क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लटके होते हैं। और उस केस में क्या होता है, जो स्क्वाड्रम होता है ना, वो क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। यानी कि अगर बॉडी का टेम्परेचर मान लीजिए अगर 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 से 2.5 डिग्री कम हो जाएगा। ओके, जैसे मान 37 है, तो 37 से 2 से 2.5 कम कर लीजिए, यानी 35 नियर अबाउट आएगा 34 के आसपास, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, स्क्वाड्रम टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कि सर्दियों में जो टेस्टिस होते हैं ना, वो क्या होता है, बॉडी के पास में आ जाते हैं, और गर्मियों में क्या होता है, बॉडी से दूर चले जाते हैं, क्यों? चलिए जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी, कम ऑन, जल्दी बताइएगा आप लोग। कमेंट, जिसको पता है वो कमेंट करके बताएगा, नहीं पता है तो मैं अभी बता दे रहा हूं, वो उसी बात को दोबारा कमेंट में लिख देगा। ओके, तो देखिए, हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, सर्दियों में थोड़ा डाउन हो जाता है। इस वजह से क्या होता है भाई, उसको तो थोड़ा टेम्परेचर चाहिए होगा, तो वो क्या होगा, बॉडी के पास में आ जाएगा। और गर्मियों में क्या होता है, थोड़ा लटक जाते हैं, ठीक है, यानी कि ढीले हो जाते हैं, स्कॉटरम थोड़ा ढीला हो जाता है, और वो बॉडी से टेस्टिस जो होते हैं वो दूर चले जाते हैं। ओके, इस यही रीजन होता है, क्योंकि उसे क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करना होता है, और स्पर्म का फॉर्मेशन सही टेम्परेचर में होगा। सही टेम्परेचर, गर्मी ठंडियों में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है, तो टेस्टिस ऊपर आ जाते हैं। और गर्मियों में क्या होता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद टेस्टिस क्या होता है, नीचे चले जाते हैं। ओके, अब डाउट मत रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, इन एडल्ट्स each testis is oval in shape with a length of about 4 to 5 centimeter, a width of about 2 to 3 centimeter। यानी कि अगर एक टेस्टिस है, ये देखिए टेस्टिस है, ठीक है, ये तो बिल्कुल गोल हो गया, यानी कि सर्कल हो गया, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, कैसा होता है, ओवल शेप में होता है, ओवल शेप ऐसे होगा, ठीक है, ओवल शेप में होता है। और इसकी जो लंबाई होती है ना, ये लंबाई जो दिया हुआ है, ये लंबाई जो आपका दिया हुआ है ना, लंबाई देखिएगा, लंबाई ये 2 से, सॉरी, लंबाई जो होता है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। टेस्टिस एक तो ओवल शेप में होगा, दूसरा उसकी लंबाई कितनी होगी, 4 से 5 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट है आपका उसकी विड्थ, यानी कि चौड़ाई उसकी कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये हिस्सा देखिएगा, इतना दिख रहा ना आपको, ये हिस्सा, ये कितना होगा, 2 से 3 सेंटीमीटर होगा। लंबाई कितनी होगी, जल्दी बताइए, लंबाई कितनी होगी, 4 से 5 सेंटीमीटर, और उसकी चौड़ाई कितनी होगी, 2 से 3 सेंटीमीटर। ओके, और उसका शेप क्या होगा, गोलाकार नहीं, ओवल शेप होगा। कैसा होगा, ओवल शेप होगा। अब देखिए, द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, एक सघन आवरण से ढका होता है, ठीक है, डेंस मतलब सघन होता है, ठीक है, सघन आवरण से क्या होता है, टेस्टिस कवर होता है एक डेंस कवरिंग। ओके, नेक्स्ट है आपका, ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लिब्यूल्स। अब देखिए, ये जो है ना, ये आपका हो गया टेस्टिस, इधर देखिए मैं बना रहा हूं, ये आपका टेस्टिस है, और ये क्या होगा, छोटे छोटे इसमें क्या होंगे, 250, ये देखिए मैं यहां पे तो कम बना दे रहा हूं, लेकिन आप लोग इतना याद रखना कि एक टेस्टिस में कितने होते हैं, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। कितने होते हैं,
250, यानी कि एक टेस्टिस में कितने होंगे 250, तो दो टेस्टिस में कितने हो गए 500, यानी कि ईच टेस्टिस कितने टेस्टिकल लोब्यूल्स, जल्दी बताइए 250, ठीक है 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, यानी कि दो में कितने हो जाएंगे 500 हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है each lobules contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperm are produced, ठीक है हर लोब्यूल्स में, ठीक है जितने भी यानी 250 होते हैं, 250 में से पर में से, ठीक है यहां पे मैं बनाता हूं, ठीक है आप लोग देखिएगा, इधर देखिएगा आप लोग, ठीक है यहां पे जैसे मान लीजिए एक ये हो गया कि 250 में से एक है, तो इसमें क्या होगा किसी 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 में दो होंगे, किसी किसी में या तो तीन होंगे, ठीक है तो यानी क्या होगा एक से तीन क्या होते हैं हाईली क्वाइल्ड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, और इसी हाईली क्वाइल्ड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होते हैं स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में कहां पे होता है, तो आप क्या बताएंगे सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, कहां पे होता है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। ओके, उसके बाद है ईच सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड वन इट्स इनसाइड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल्स, ठीक है जिसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, एंड सर्टोली सेल्स, ठीक है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, जल्दी बताइए आप लोग, बताइए बताइए सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में टू टाइप की कोशिकाएं होती हैं, पहला होता है कौन सा आपका, देखिए यहां पे लिखा है मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, और दूसरा होता है सर्टोली सेल, ठीक है कितने टाइप की कोशिका होती है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, दो टाइप की कोशिका होती हैं, पहला होता है मेल जर्म सेल और दूसरा होता है जल्दी बोलिए सर्टोली सेल। अब यहां पे क्या लिख रहा है द मेल जर्म सेल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है अब देखिए इसमें क्या होता है मेल जर्म सेल में क्या होगा मायोटिक डिवीजन होगा, ठीक है जिसे हम लोग मियोसिस कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप वो क्या बनाएंगे वो स्पर्म बनाएंगे, ठीक है और उसके बाद क्या होगा व्हील सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये जो सर्टोली सेल है ना इनका काम क्या है, इनका काम है उस मेल जर्म सेल को क्या देना न्यूट्रिशन देना, क्या देना न्यूट्रिशन देना, यानी कि पोषण प्रदान करता है। अभी बताइए स्पर्म तो पैदा हो रहा है, ठीक है उसको कुछ ना कुछ खाने पीने को चाहिए ना, वो खाना पीना कौन देगा, वो खाना पीना देगा आपका सर्टोली सेल देगा, कौन देगा सर्टोली सेल देगा, इसीलिए हम लोग सर्टोली सेल को क्या कहते हैं नर्स सेल कहते हैं, क्या कहते हैं नर्स सेल। इस तरह हॉस्पिटल में एक पेशेंट की केयर कौन करता है नर्स करती है ना, उसी तरह सर्टोली सेल नर्स बन के किसका किसका वो करती है जल्दी बताइए ख्याल रखती हैं मेल जर्म सेल का, उसको न्यूट्रिशन देती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका द रीजन्स आउटसाइड द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल, ठीक है इनमें क्या होती हैं छोटी छोटी, इनमें क्या होती हैं इंटरस्टिशियल स्पेस होती हैं, और इसमें क्या होंगी इसमें आपका एक होंगी क्या होंगी वो जल्दी बताइए इंटरस्टिशियल सेल, एक तो होगी स्मॉल ब्लड वेसल्स और दूसरा क्या होगा इंटरस्टिशियल सेल जिसे हम लोग कहते हैं लीडिंग सेल के नाम से भी जानते हैं, और यही लीडिंग सेल क्या करती हैं, यही लीडिंग सेल का काम क्या होता है एंड्रोजन, ठीक है नामक एक हार्मोन निकालती हैं, ठीक है जिसे हम लोग ब्रिजल हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है तो यही लीडिंग सेल होती हैं, ठीक है वो क्या करती हैं एंड्रोजन नामक हार्मोन निकालती हैं, और ये एंड्रोजन जो हार्मोन होता है ना इसी को हम लोग एक और हार्मोन के नाम से बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ओके, देखिए यहां पे लिखा है लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स एंड उसे क्या बोल देंगे और जल्दी बताइए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ओके, नेक्स्ट है अब देखिए यहां पे तो वहां पे तो पूरा थ्योरी था, यहां पे मैंने क्या किया अपनी तरफ से एक फ्लो चार्ट बनाया है, उस फ्लो चार्ट को आप देखिए सबसे पहले इसमें है टेस्टिस, टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे 500, यानी कि एक टेस्टिस में होंगे 250, तो दो में कितने होंगे 500 हो जाएंगे। ये दो प्रकार होती हैं एक इंटरस्टिशियल स्पेस और सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होंगी जो खाली जगह होती है ना वहां पे एक ब्लड वेसल्स होती हैं और दूसरा लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, और लीडिंग कोशिकाएं क्या बनाती हैं एंड्रोजन हार्मोन देती हैं, इसे ही लीडिंग
सेल जो है ना, उसे हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, इसको भूलिएगा नहीं, वरना एग्जाम में क्या होता है ना, आपको कंफ्यूज करके इंटरस्टिशियल सेल दे देता है, जिसका नाम ही क्या है, लीडिंग सेल। और यही क्या करती हैं, एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है एंड्रोजन। ठीक है, और इसी एंड्रोजन को हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ओके, जिसे हम लोग पुरुष हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया आगे क्या बनाएंगी, डिवीजन के द्वारा स्पर्म बनाएंगी, और सर्टोली से क्या करेंगी, ये न्यूट्रिशन देंगी। किसको न्यूट्रिशन देंगी, स्पर्म को क्या देंगी, न्यूट्रिशन देंगी। अब नेक्स्ट आगे आप लोग का एसेसरी डक्ट्स, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि मेल का एसेसरी डक्ट्स कौन कौन सा होता है। ठीक है, अब उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, उसी के बारे में जानेंगे कि मेल का एसेसरी डक्ट्स कौन कौन से होते हैं। ओके, देखिए, पहला है आपका रेटिटेस्टिस, दूसरा है वॉसा इंफेंसिया, तीसरा है एपिडिडाइमस, चौथा है वॉश डिफरेंस। ठीक है, एसेसरी डक्ट्स याद रखिएगा, पहला क्या है, रेटिटेस्टिस, वॉसा इंफेंसिया, एपिडिडाइमस और वॉश डिफरेंस। ठीक है, चार प्रकार के हो गए। कौन कौन सा, रेटिटेस्टिस, वॉसा इंफ्रेंसिया, एपिडाइमस और वॉस डिफरेंस, ये चार प्रकार के होते हैं एसेसरी डक्ट्स। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, तो उसके बाद मैंने अपना फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, जिसकी मदद से आप लोग खुद बहुत आराम समझ जाओगे कि ये जो एसेसरी डक्ट्स है ना, उनके काम क्या क्या है। ओके, देखिए एसेसरी डक्ट्स के बारे में, द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटिटेस्टिस, वॉसा इंफ्रेंसिया, एपिडाइमस एंड वॉस डिफरेंस। मतलब किस किस से मिलकर बना होता है एसेसरी डक्ट्स, आपका है रेटिटेस्टिस से, वॉसा इंफ्रेंसिया, एपिडाइमस या वॉस डिफरेंस। ठीक है, इन सबसे मिलकर बना होता है। उसके बाद क्या है, द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वॉसा इंफ्रेंसिया थ्रू द रेटिटेस्टिस। ठीक है, उसके बाद क्या है, द वॉसा इंफ्रेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडाइमस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। ठीक है, अभी मैं केवल थ्योरी पढ़ दे रहा हूं, अभी इसको आपको समझा दूंगा बहुत ही आसान शब्दों में। ठीक है, आप लोग थ्योरी पे मत जाइएगा, थ्योरी केवल आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन नीट के पर्पज से आपको केवल फ्लो चार्ट आपको तैयार कर लेना है, उसी के माध्यम से आपको सब कुछ देना है। ठीक है, अपने एग्जाम क्लियर करने हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, द एपिडाइमस लीड्स टू वॉश डिफरेंस दैट असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल्स एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट्स। उसके बाद क्या है, दीज डक्ट्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द रेटिटेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। देखिए, अब यहाँ पे फ्लो चार्ट है। ठीक है, इस फ्लो चार्ट को आप लोग देखते रहिएगा, मेरे पीछे जो फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट को आप लोग अपनी नोटबुक में बिल्कुल लिख लीजिएगा, छाप लीजिएगा और इसे रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। पहला देखिए, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म उसके बाद जब निकलना होता है ना, तो उसमें क्या होता है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बना, उसके बाद कहां आएगा, ट्यूबली रेक्टी में, ट्यूबलियाई रेक्टी में। ये देखिए, मैं एक बनाता हूं, मैं यहां पे बना रहा हूं। देखिए, इतना अभी मेरा हाथ साफ नहीं है, तो फिर आप लोग बुरा मत मानिएगा, ज्यादा नहीं बनाऊंगा, ये लास्ट बना रहा हूं। देखिए, ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, यही होता है आपका ट्यूबलियाई रेक्टी। क्या होता है, ट्यूबलियाई रेक्टी। इधर आप देख लीजिए, इधर आपको दिख जाएगा कौन सी लाइन, ये वाली लाइन याद रखिएगा, ये वाली जो बीच बीच में जगह है ना, यही होता है आपका ट्यूबलियाई रेक्टी। ठीक, उसके बाद आपका जो स्पर्म होता है ना, सबसे पहले कहां बनेगा, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनेगा। ओके, फिर कहां जाएगा, ट्यूबलियाई रेक्टी में जाएगा, फिर कहां पे आएगा, रेटिटेस्टिस में आएगा। ठीक है, उसके बाद कहां पे आएगा, वॉसा इंफ्रेंसिया में आएगा। ठीक है, कहां पे आएगा,
वॉसा इंफ्रेंसिया में, फिर कहां पे आएगा, एपिडाइमस में, एपिडाइमस से होता हुआ वॉस डिफरेंस में, वॉस डिफरेंस से होता हुआ कहां जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट्स में जाएगा, और उसके बाद यूरेथ्रा रास्ते होते हुए पेनिस के रास्ते बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है स्पर्म निकलने का पूरा प्रोसेस, कैसे कैसे कहां पे स्पर्म बना था और कहां से स्पर्म निकला। ठीक है, यही पूरा प्रोसेस आपको उस थ्योरी में लिखा हुआ है। ठीक है, और देखिए यहां पे एक और चीज मैं बताता हूं, एपिडिडाइमस के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आप लोग को पता है? एपिडिडाइमस के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला, जल्दी बताइए, पहला कापुट, कॉर्पस, कॉडा। ये देखिए यहां का, अगर इस हिस्से की बात करें हम, यहां पे आप देख लीजिएगा, मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूं, देखिएगा, ये ये हिस्सा है आपका कापुट, CAPUC, ठीक है। और ये हिस्सा है आपका कॉर्पस, CARPUS, ठीक है। और ये है कॉडा, CAUDA, ठीक है, कॉडा। आप लोग हैंडराइटिंग में मत जाइएगा क्योंकि थोड़ी बेकार है, क्योंकि मैं माउस का यूज कर रहा हूं। ठीक है, अभी पेन टैब नहीं लिया है, पेन टैब जब ले लूंगा तो राइटिंग अच्छी हो जाएगी। तो आप लोग याद रखिएगा, रेडियोस्टिस के कितने पार्ट, सॉरी, एपिडाइमस के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। पहला कौन सा है, जल्दी बताइए? कॉपुट, कॉर्पस, कॉडा। कितने पार्ट होते हैं? कॉपुट, कॉर्पस और कॉडा। तो याद रखिएगा ये एपिडाइमस के तीनों पार्ट्स हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं बता रहा था आपको कि स्पर्म कहां पे बना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, और कहां से निकला, यूरेथ्रा से होते हुए कहां पे निकलेगा, जल्दी बताइए? पेनिस रास्ते बाहर आ जाएगा। ओके, देखिए यहां पे मैं इस को मैं जूम करता हूं और आपको दिखाता हूं अभी। देखिए, ये देखिए, यही फिगर है, आपको दिख रहा होगा, यही जो फिगर है इधर, यही आपका देखिए रेडियोटेस्टिस, एपिडाइमस। एपिडाइमस की ये 3 पार्ट हैं। यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे होगा आपका क्या होगा, कॉपुट होगा, कॉर्पस होगा, और ये जो पार्ट है वो होगा कॉडा होगा। ठीक है, तो ये एपिडाइमस के पार्ट्स हैं। उसके बाद आपका ये रेडियोटेस्टिस है, यानी कि स्पर्म कहां बना, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या बना आपका, जल्दी बताइए? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या बना, स्पर्म बना। स्पर्म बना, उसके बाद कहां पे आएगा, यहाँ पे ये देखिए, ये जो जगह है ना, ये हिस्सा, इसे हम लोग बोलते हैं ट्यूबलियाई रेक्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबलियाई रेक्टी बोलते हैं। उसके बाद कहां जाएगा, रेडियोटेस्टिस में जाएगा स्पर्म। ठीक है, यहाँ पे आएगा, रेडियोटेस्टिस से आने के बाद कहां जाएगा, वॉसा इंफ्रेंसिया में जाएगा। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये देखिए, वॉसा इंफ्रेंसिया में आएगा। वॉसा इंफ्रेंसिया से कहां जाएगा, एपिडाइमस में। एपिडाइमस के कितने पार्ट, 3 पार्ट। कौन कौन सा, कापुट, कॉर्पस, कॉडा। उसके बाद कहां जाएगा, वॉश डिफरेंस में। वॉश डिफरेंस से होता हुआ, इजैकुलेटरी डक्ट से होता हुआ कहां पे आएगा, यूरेथ्रा रास्ते होते हुए पेनिस रास्ते बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हुआ, बाहर आ गया, स्पर्म बाहर आ चुका है। ठीक, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसको पहले मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, बहुत ज्यादा जूम आउट हो गया। हाँ, अब ठीक हो चुका है। देखिए यहां पे क्या लिख रहा है, द यूरेथ्रा originates from the urinary bladder and extend through the penis is its sorry to its external opening called urethral meatus। यानी कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, urethral meatus कहते हैं, और इसी इसी के रास्ते वो क्या होता है, स्पर्म बाहर आ जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब आपका पढ़ना है एसेसरी ग्लैंड्स। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, मेल एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में चलिए जान लेते हैं। तो कौन कौन से होते हैं आपका, सबसे पहला है आपका सेमाइनल वेसाइकल्स। क्या होते हैं सेमाइनल वेसाइकल्स, और कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं। 1 पेयर मतलब 2 होते हैं। 1 पेयर कौन कौन से होते हैं, इसको देख लीजिए आप लोग। ओके, ये देखिए, ये आपका सेमाइनल वेसाइकल्स है। ठीक है, ये रहा आपका सेमाइनल वेसाइकल्स, ये एक हो गया।
और ये क्या हो गया, 2 हो गए। यानी कि कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं, इसका मतलब 2 होते हैं। उसके बाद आपका प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स कितने होते हैं, 1 होते हैं। ये देखिए यहां से लेके ये हिस्सा क्या हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हो गया, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होते हैं, केवल 1 होते हैं। और उसके बाद क्या है आपका कॉर्पस ग्लैंड, जिसे हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं, ठीक है। ये कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं। यहां पे देखिए ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, एक ये, एक ये, तो कितने हो गए ये पूरा हिस्सा और ये पूरा हिस्सा, तो ये हो गया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉर्पस ग्लैंड हो गए। अब इनके क्या क्या काम है, चलिए इनको भी हम लोग देख लेते हैं, ओके। देखिए इसमें क्या लिखा है, द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड्स पेयर, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल, यानी सेमाइनल वेसिकल क्या होते हैं, ये पेयर में होते हैं। और प्रोस्टेट, ठीक है, एक सिंगल प्रोस्टेट होता है। और पेयर क्या होते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम लोग कॉर्पस ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका सिक्रेशन, सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, ठीक है। तो ये किसमें, सॉरी ये किसका सिक्रेशन करते हैं, जल्दी बताइए। ये सेमाइनल प्लाज्मा का सिक्रेशन करते हैं। और इसी सेमाइनल प्लाज्मा में क्या होता है, फ्रक्टोज शुगर होता है। और फ्रक्टोज क्या होता है, फलों में पाए जाने वाला शुगर होता है। यानी कि फ्रूट के अंदर जो शुगर पाया जाता है ना, वो कौन सा होता है, फ्रक्टोज होता है। और यही शुगर कहां पे मौजूद होता है, आपके सेमाइनल प्लाज्मा में मौजूद होता है, ओके। और उसमें क्या मौजूद होता है, और आपका कैल्शियम एंड कुछ एंजाइम मौजूद होते हैं, ओके। तो सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या मौजूद होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है, पहला आपका क्या है, जल्दी बताइए। पहला आपका फ्रक्टोज शुगर, दूसरा कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम, यानी कि कुछ मात्रा में एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स है, इसका क्या काम होता है, द सिक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स क्या करता है, एक लुब्रिकेशन, ठीक है, सिक्रेशन करता है, लुब्रिकेंट का सिक्रेशन करता है। और ये लुब्रिकेशन किसमें हेल्प करता है, पेनिस का फीमेल वेजाइना में जाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये क्या करता है, पेनिस को चिपचिपा बना देता है, ठीक है, लुब्रिकेट्स कर देता है। और जिसकी वजह से वो क्या होता है, फीमेल के वेजाइना में इजिली, आसानी से अंदर चला जाता है। और अंदर जाने के बाद क्या होता है, जल्दी बताइए, वो क्या करता है, स्पर्म का त्याग कर देता है, यानी कि स्पर्म निकालता है। और स्पर्म निकालता कैसे, वो मैं आपको बता चुका हूं। और जब स्पर्म निकालता है तो फीमेल के वजाइना के अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद क्या होगा, बाद में फर्टिलाइज होता है, ओके। ये मैं आपको आगे के प्रोसेस में बताऊंगा, अभी के लिए इतना आपके लिए काफी है। और नेक्स्ट आपका है एक्सटर्नल जेनेटिलिया, यानी कि मेल का जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है ना, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो मेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया कौन सा होता है, पेनिस होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पेनिस के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं कि पेनिस के बारे में हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है, ओके। देखिए द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, यहां पे सबसे पहला ही पॉइंट लिख दिया है कि जो पेनिस होता है वो मेल का क्या होता है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है। उसके बाद क्या होता है, इट इज made up of special tissue that helps in erection of the penis of facilitated insemination, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि इंसेमिनेशन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आने लगेंगे, सर आपने नहीं बताया कि इंसेमिनेशन क्या होता है। तो इंसेमिनेशन बता रहा हूं, पेनिस का, ठीक है, वेजाइना के अंदर जाकर, ठीक है, स्पर्म का त्याग करना, यानी कि स्पर्म को निकालना क्या होगा, इंसेमिनेशन कहलाएगा, ठीक है। इंसेमिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, वीर्य सेचन कहते हैं। यानी कि वीर्य का त्याग करना, वीर्य मतलब स्पर्म, स्पर्म मतलब शुक्राणु, शुक्राणु का त्याग करना क्या कहलाएगा, इंसेमिनेशन कहलाएगा, ओके। तो जो हमारा पेनिस होता है ना, वो किसका बना होता है, एक स्पेशल टिश्यू का बना होता है। और इसी टिश्यू में क्या होता है, ठीक है, जब पेनिस क्या होता है, पेनिस की साइज नॉर्मल रहती है, लेकिन बट इरेक्शन के टाइम पे क्या होता है, सॉरी इंटरकोर्स के टाइम पे क्या होता है, इंटरकोर्स के टाइम पे पेनिस में क्या होता है, ब्लड का फ्लो होने लगता है और पेनिस का साइज क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है, ओके। पेनिस का साइज इनलार्ज कब होता है, जब हमारे माइंड में खुरापात जागता है या फिर इंटरकोर्स के टाइम पे, ठीक है, उस समय क्या होता है, उस समय पेनिस का साइज जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। और कैसे होता है, ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो कहां पे होता है, वो उन स्पेशल टिश्यू में होता है, ओके। उसके बाद क्या है, द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड स्किन कॉल्ड फोर स्किन, ठीक है। देखिए जब पेनिस एनलार्ज होता है तो उस समय एक पेनिस का जो ऊपर का जो भाग होता है ना, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लांस ऑफ पेनिस, यानी कि पेनिस का ग्लांस बोलते हैं, ठीक है। तो
वो एक फोल्ड स्किन यानी कि लूज स्किन से ढका होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग फोर स्किन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फोर स्किन के नाम से जानते हैं। तो यानी कि पेनिस का जो ग्लांस पेनिस होता है ना, उसको वो जो लूज स्किन से ढका होता है वो क्या होता है, उसे हम लोग कहते हैं फोर स्किन। आप लोग को पता होना चाहिए कि जो मोहम्मडन्स लोग होते हैं ना, उनमें इसी फोर स्किन को कट करके हटा दिया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि इसमें क्या होता है, इसमें इन्फेक्शन वगैरह फैलता रहता है, ठीक है, फैल जाता है, तो जिसकी वजह से उन्हें काफी प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से मोहम्मडन लोग क्या करते हैं, उस फोर स्किन को काट के हटा देते हैं, जिसे हम लोग खतना के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, देख लीजिए यहाँ पे डायग्राम जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये होता है, ये ग्लांस ऑफ पेनिस है, ठीक, ये क्या है, ग्लांस ऑफ पेनिस है। और ये जिस स्किन से, लूज स्किन से ढका हुआ ना, लूज स्किन से, वो क्या है आपका, वो फोर स्किन से बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल पेनिस साइज है, ठीक है, ये उसके अंदर का टिश्यू है, स्पेशल टिश्यू। इसी के अंदर जब ब्लड फ्लो होने लगता है, देखिए यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसी स्पेशल टिश्यू के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, और इसी ब्लड फ्लो में जब होगा तो पेनिस का साइज क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। पेनिस का साइज इनलार्ज कब होता है, ठीक है, पेनिस का साइज इनलार्ज कब होता है, इंसेमिनेशन के टाइम पे क्या होता है, पेनिस का साइज इनलार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि पेनिस के स्पेशल टिश्यू में ब्लड का फ्लो होने लगता है, ठीक है। बस आज के लिए यही तक रहेगा आपका। नेक्स्ट टाइम पे मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और आई होप आप बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे मुझसे, और बहुत सारे बच्चे वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर उनको बिल्कुल पसंद आएगा मेरा पढ़ाया हुआ तो वो जरूर करेंगे। और इसी के साथ थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धमाकेदार टॉपिक होगा आपका, और आज की तरह काफी इंटरेस्टेड मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो इसलिए बने रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।